आज हम मेरा नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है स्ट्रेट लाइंस, क्लास 11th। स्ट्रेट लाइंस में कुछ फॉर्मूलाज हैं जो कि आपके 9th क्लास से रिलेटेड ही हैं, जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो कुछ फॉर्मूलाज थे आपके उन्हीं से रिलेटेड है। उनको पहले हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि आप फर्स्ट फॉर्मूला अगर आपको याद हो, डिस्टेंस फॉर्मूला। जब आपको स्क्रीन शेयर हो रहा है आप लोगों से फुल स्क्रीन, बेटा कंफर्म कर दो एक बार फुल स्क्रीन शेयर हो रहा है। यस सर। डिस्टेंस फॉर्मूला अगर आप लोगों को दो पॉइंट्स गिवन हो, जैसे पी एंड क्यू। पी के कोऑर्डिनेट आपके x1 y1 और क्यू के कोऑर्डिनेट x2 y2। चैप्टर याद आया आपको कौन सा था 10th क्लास में? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो जो पी क्यू होता है वो क्या बन जाता है बेटा? पी क्यू हो जाता है अंडर रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। दिस इज नोन एज डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन द टू कोऑर्डिनेट्स। ओके। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेट जब आपको रेशियो गिवन होती थी। जब आपको कभी एक लाइन गिवन होती थी और उसके बीच में कोई रेशियो गिवन होती थी, तो अब उसके बीच वाला जो पॉइंट होता था, फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है, ये एक लाइन है बेटा। इसके कोऑर्डिनेट अगर आप लोगों को गिवन है यहाँ पे ए और ये बी। ए के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है x2 y2, और आपको कोऑर्डिनेट निकालना है सी का। और इनकी जो रेशियो गिवन है वो रेशियो है m और n। तो इसके जो कोऑर्डिनेट हैं वो हो गए x, तो जो x की जो वैल्यू है वो ये बन जाएगी m × x2। यहां देखो m × x2, n × x1/m+n, m × y2, m × y2 प्लस n × y1/m+n। ये फॉर्मूला आप लोगों ने 10th क्लास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किया था। दिस इज नोन एज अ सेक्शन फॉर्मूला। याद आया? इस फॉर्मूला को हम सेक्शन फॉर्मूला के नाम से जानते थे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है हमारा। अगर आप लोगों को मिड पॉइंट गिवन हो, इस बार रेशियो जो नहीं गिवन है या रेशियो गिवन भी है तो वो रेशियो इक्वल है। इस बार आप लोगों को बोला गया है ये जो पॉइंट है वो इस लाइन के ऊपर एक मिड पॉइंट है। अगर ये लाइन है ए और बी और ये इसका मिड पॉइंट है सी, तो अगर ये मिड पॉइंट गिवन है, ये जो एक्स और वाई के जो कोऑर्डिनेट है और ये जो वैल्यू आपको गिवन है x1 y1, ये जो वैल्यू आपको गिवन है x2 y2, जो x जो है वो हो गया x1 + x2/2, और जो y जो है वो हो जाएगा y1 + y2/2। ठीक है ना? तो ये आपकी रेशियो आ गई। ये आपकी क्या आ गई? रेशियो आ गई। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्लियर है बेटा? अगर रेशियो क्या है यहाँ पे 1:1 है, क्योंकि जब भी कोई मिड पॉइंट होता है उसकी रेशियो 1:1 होती है। तो x1 + x2/2, y1 + y2/2। थर्ड फॉर्मूला आपका ये हमारा यूज होगा। एक लास्ट फॉर्मूला जो है जो 10th क्लास में लास्ट ईयर डिलीटेड था, दैट इज द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है ध्यान रखना। अगर आप लोगों को एक ट्राइंगल दे रखा है और उसके आपको तीन कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ये 10th क्लास में लास्ट एक्सरसाइज हुआ करती थी, जो कुछ साल पहले डिलीट हो चुकी है। ए है, बी है, सी है। आपको इसके कोऑर्डिनेट गिवन है x1 y1, आपको इसका कोऑर्डिनेट गिवन है x2 y2, आपको इसका कोऑर्डिनेट गिवन है x3 y3। आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का जो फॉर्मूला होता है हाफ हाफ मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब तो पता ही होगा आपको कि कोई भी आंसर जो नेगेटिव में आएगा वो हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं x1 से, तो पहले x1 आ गया, 1 आ गया, ब्रैकेट, अब 1 के बाद 2 आता है तो y2 - y3 प्लस x2, 2 आ गया, 2 के बाद 3 आता है तो y3 - y2 प्लस x3 आ गया, 3 के बाद दोबारा से 1 आ जाएगा तो y1 - y2, ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट में मॉडुलस। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए दिया हुआ। आप लोग अपनी नोटबुक्स में ये सारा फॉर्मूलाज आफ्टर क्लास एंट्री कर, मतलब लिख लेना इसको। नेक्स्ट देखते हैं बेटा और क्या है इस चैप्टर में। नेक्स्ट आता है स्लोप ऑफ अ लाइन। आप सामने एक लाइन देख रहे हैं, ये लाइन क्या है? ये लाइन स्लांटेड है। किसके अलोंग स्लांटेड है? एक्स एक्सिस के अलोंग स्लांटेड है। ठीक है।
ये जो पूरा एंगल बनता है एक्स एक्सिस पे वो सप्लीमेंट्री एंगल होता है, क्योंकि एक तरफ अगर थीटा है तो दूसरी तरफ क्या बन जाएगा, 180 माइनस थीटा बन जाएगा। ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पढ़ते हैं, स्लोप ऑफ अ लाइन इन अ कोऑर्डिनेट प्लेन फॉर्म्स टू एंगल विद एक्स एक्सिस विच आर सप्लीमेंट्री। एक 180 माइनस थीटा बनाएगा, एक थीटा बनाएगा। द एंगल से थीटा मेड बाय द लाइन एल विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ बनाएगा। अगर बाई चांस कभी आपको नेगेटिव के साथ दिया हुआ है और आपको स्लोप निकालनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले उसको 180 में से माइनस करना पड़ेगा। हमेशा जो एंगल है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ होना चाहिए स्टूडेंट्स। अगर ये वाला एंगल 75 दिया हुआ है तो 180 में से आपको 75 माइनस करना पड़ेगा थीटा निकालने के लिए। मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब एक्स एक्सिस से मेजर करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे करके मेजर। तो ये जो स्लोप है, ये देखो फॉर्मूला, द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम। ध्यान रखना, जो स्लोप है लाइन की वो किससे डिनोट की जाती है बच्चों, स्मॉल एम से। और एम का जो वैल्यू होती है कैसे निकाली जाएगी, एम इक्वल टू टेन थीटा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेन थीटा स्टूडेंट्स। अगर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलो कीर्ति जैन। अगर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, 1/√3। 1/√3, तो स्लोप कितना बन जाएगा, स्लोप कितना बन जाएगा, 1/√3। तो जो थीटा की वैल्यू हमें गिवन होगी उसका टेन थीटा निकाल लेना। बस थीटा की वैल्यू 90 डिग्री नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो सकती है। तो हमें क्या हो जाएगा, वो स्लोप, स्लोप इज डिनोटेड बाय एम। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा इसमें नीचे ध्यान रखना, नोट इट मे बी ऑब्जर्व दैट द स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज जीरो। वाई जीरो, क्योंकि थीटा जीरो हो जाता है। अगर थीटा जीरो हो जाएगा तो थीटा का मतलब, जीरो का मतलब टेन की वैल्यू जीरो। अगर टेन की वैल्यू जीरो हो गई तो एक्स एक्सिस की स्लोप हमेशा जीरो होती है। और वाई एक्सिस की स्लोप 90 होती है, नॉट डिफाइन होती है, क्योंकि वाई एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री बना रहा है। और हमने क्या सीखा है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री नहीं हो सकती। तो दिस इज नॉट डिफाइंड, दिस इज नॉट डिफाइंड, ये बात ध्यान रखना। स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज जीरो एंड द स्लोप ऑफ वाई एक्सिस इज नॉट डिफाइंड। एनी डाउट। चलो ओ सर। नेक्स्ट चलते हैं। स्लोप का फॉर्मूला एक और होता है, एक तो सिंपल मैंने फॉर्मूला बता दिया बेटा, m इक्वल टू टेन थीटा, मतलब स्लोप की वैल्यू m होती है जो कि टेन थीटा की हेल्प से निकाली जा सकती है। लेकिन अगर आपको दो कोऑर्डिनेट गिवन है, आपको एक लाइन के ऊपर दो कोऑर्डिनेट गिवन है, सपोज करो ये आपको गिवन है x1 y1, और कहीं और एक कोऑर्डिनेट गिवन है y2 x2 y2, तो बेटा जो स्लोप हो जाएगी इस लाइन की वो एक और फॉर्मूला से निकाली जा सकती है, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। सो देर आर टू फॉर्मूलाज टू फाइंड द स्लोप ऑफ एनी लाइन। पहला हो गया m इक्वल टू टेन थीटा, सेकेंड हो गया m इक्वल टू y2 माइनस y1। ठीक है। चलिए एक कुछ फॉर्मूलाज हैं, अभी हम सिर्फ बेसिक्स कर रहे हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज इज वेरी बेसिक। अब बात आता है, अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं, ध्यान से देखो आप सामने, अल्फा और बीटा उनका एंगल है, मतलब उनकी स्लोप अल्फा और बीटा से निकाली जा सकती है, टेन अल्फा टेन बीटा। दो लाइंस पैरेलल हैं तो इनकी स्लोप का क्या रिलेशन होता है। इफ अल्फा इक्वल टू बीटा गिवन है तो टेन अल्फा इक्वल टू टेन बीटा हो जाएगा स्टूडेंट्स। और टेन अल्फा क्या होता है, स्लोप क्या होती है, एम। तो हमने पहले वाली लाइन की स्लोप L1 की स्लोप को M1 से डिनोट कर दिया, और जो टेन बीटा है उसकी स्लोप को हमने M2 से डिनोट कर दिया। तो जो स्लोप हो जाएगी जब दो लाइंस पैरेलल होती है उनकी स्लोप भी इक्वल होती है। एक और केस में भी स्लोप इक्वल होती है, अगर दो लाइंस एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही है। उन लाइंस को क्या बोला जाता है, जो दो लाइंस एक दूसरे के ऊपर लाई करती हैं, उन लाइंस को क्या, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट लाइंस। अगर दो लाइंस एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही हैं तो उनकी स्लोप जो है वो भी इक्वल होती है। तो पैरेलल लाइन में भी इक्वल होती है और कोइंसिडेंट लाइन में भी इक्वल होती है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आ जाते हैं, हमने पैरेलल लाइन की कंडीशन कर ली। अब हम कर रहे हैं, इफ द लाइन L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, मतलब दो लाइंस अब इस केस में आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो जब दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो किसी एक लाइन की जो स्लोप है वो दूसरी लाइन के इनवर्स होती है, नेगेटिव इनवर्स, मतलब M2 जो हो जाएगा वो -1/M1 हो जाएगा। और ये भी बोल सकते हैं अगर M1 को यहां ले आओ, द प्रोडक्ट ऑफ टू स्लोप व्हेन दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इज -1। तो दो रिलेशन हमने कर लिए।
अगर लाइन पैरेलल है तो M1 = M2 है, अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो M1 × M2 जो है वो -1। इसके अलावा हमने किया है स्लोप का फॉर्मूला। देखो आप, स्लोप के मैंने दो फॉर्मूले करवाए हैं। एक फॉर्मूला है M = tan θ, दूसरा फॉर्मूला है M जो है वो y2 - y1 या x2 - x1 से निकाला जा सकता है। ठीक है बेटा, तो ये बेसिक है इस पूरे चैप्टर का, फर्स्ट चैप्टर का, जो मतलब इस एक्सरसाइज का, इस एक्सरसाइज में जो यूज हो रहा है वो अगले एक्सरसाइज में भी यूज होगा। अगर हमें दो लाइंस दे रखी हैं और उनकी बीच का हमें एंगल निकालना है, एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो उसका भी एक फॉर्मूला है, सामने आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर। M2 - F1। ऑब्वियसली यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है, M1 मतलब स्लोप ऑफ लाइन 1 एंड M2 मतलब स्लोप ऑफ लाइन 2। तो M2 - M1 में 1 + M1 M2। ये फॉर्मूला कुछ कुछ सिमिलर है, अगर आपको फॉर्मूला याद हो 10a + b का, याद है किसी को? याद है ना? कुछ कुछ सिमिलर लग रहा है। 10a - 10b का अगर फॉर्मूला याद है, क्या था फॉर्मूला? 10a - 10b 1 + 10a 10b, है ना? तो उसी से कुछ कुछ ये सिमिलर है। M2 - M1 में 1 + M1 M2, बाद में मॉडुलस, मतलब जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा, tan θ की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। अंडरस्टूड? चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज जो है हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज, हमें इसमें दे रखा है कि हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है और इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो अगर इस क्वाड्रिलेटरल का हमें एरिया फाइंड आउट करना है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, मैंने एक ट्रायंगल का फॉर्मूला करवाया है। एरिया का, जो क्वाड्रिलेटरल होता है, क्वाड्रिलेटरल का डायरेक्ट एरिया निकालने का कोई भी फॉर्मूला नहीं होता। तो पहले तो हम इसके वर्टिसेस लिख लेते हैं। इसके वर्टिसेस हो गए -4, 5, अगला वाला हो गया बच्चे 0, 7, अगला वाला हो गया 5, -5, अगला वाला हो गया -4, -2। अब ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। अब मैं क्या करता हूं, मैं किसी भी एक पॉइंट को ज्वाइन कर देता हूं, जैसे कि मैंने जो लिया, या फिर मैं इनको बी और डी को मैं ज्वाइन कर देता हूं, या आप ए और सी को भी ज्वाइन कर सकते हो। ये लाइन ज्वाइन करते ही क्या हो गया बेटा? अब कितने ट्रायंगल्स बन गए आपके सामने, बताओ? 2। दो ट्रायंगल्स बन गए। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा सकते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल? तो यहां मैं लिख के दोबारा दे देता हूं। जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला था, हाफ मॉडुलस x1 y2 - y3 1 2 3 प्लस x2 ब्रैकेट y3 - y1 प्लस x3 ब्रैकेट y, क्या हो जाएगा 3 के बाद y1 - 1। 2 और मॉडुलस क्लोज। ठीक है, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं किसी भी एक ट्रायंगल का, हम ले लेते हैं ए बी डी का निकाल लेते हैं। चलो पहले हम ऊपर वाला ट्रायंगल वही है, तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी निकाल लेते हैं। हाफ, अब मैं इसकी वैल्यू इंसर्ट करना स्टार्ट करूंगा, देखना। तो पहला जो है x1 हम -4 को मान लेते हैं, तो -4, y2 जो है किसी से भी अब हम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, y2 - y1 होता है, y2 7 हो गया और y1 हो गया -2, तो माइनस माइनस +2 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा y3। तो ये बन जाएगा बच्चों 7 + 2। अगली वैल्यू प्लस, अगली वैल्यू ले लेते हैं +0। 0 और उसके साथ जो भी वैल्यू आएगी वो तो सबके सब 0 हो जाएंगी, क्योंकि x2 तो 0 है तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं x3। x3 की वैल्यू कितनी है? -4, तो मैंने ले लिया -4 ब्रैकेट में 5 - 7, 5 - 7 मॉडुलस। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, हाफ मॉडुलस 7 + 2 कितना हो जाता है? 9, 9 4 कितना हो जाता है? 36, -36। और ये हो गया 5 - 7 कितना हो गया? -2, -2 माइनस माइनस प्लस 2 4 8, 8 आ गया। सॉरी, क्वाड्रिलेटरल का खुद का एरिया निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है, हम यूज करेंगे ये वाला। ये 24 बन गया, 28 बन गया, सॉरी 28 बन गया, तो ये बन जाएगा मॉडुलस के बाहर आते ही पॉजिटिव हो जाएगा, हाफ से डिवाइड हो गया, आंसर आ गया 14 स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि हमें यूनिट नहीं गिवन है
वी विल पुट 14 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट हम एरिया निकालते हैं ट्रायंगल बी सी डी का। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, हाफ मॉडुलस। सबसे पहले हम फिर से इसमें ले लेते हैं भैया, पहली वैल्यू तो जीरो ही है, बी वाली x1, तो पहली टर्म तो जीरो हो गई। अब हम x2 ले लेते हैं, x2 की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो 5 ब्रैकेट में -2 -7, और ये आ गया -4, और आ गया 7 + 5, y7 + 5, y1 - y2, y1 - y2, माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका बन गया हाफ करके, ये आपकी वैल्यू बन जाएगी पूरी 45, 7 2 9 9 5 तो 45, 7 2 35, 35। देख रहे हैं कितनी बन रही है, 7 + 5 कितना हो गया, 12, 12 × 48, 93 आ गई मेरे ख्याल से ये, 93। तो ये आंसर बन जाएगा 93/2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है। अब हम टोटल एरिया निकाल लेते हैं। टोटल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, जो कि बन गया 14 + 93/2। 14 2 दा 28, 28 + 93 कर लो, 28 + 93 11 21, एक 1 2 1 1 2 1 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर यूनिट्स। ये फॉर्मूला आपको रिवाइज करना है बेटा, आसान तरीका यही होता है, 1 2 3, फिर 2 3 1, फिर 3 1 2, राउंड करता रहता है ये, 1 2 3 के बाद 2 3 1, मतलब 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 1, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2, इससे फॉर्मूला आसान हो जाता है लर्न करना। बस ये ही है आपका क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विच साइड टू ए लाइज अलोंग वाई एक्सिस। जो कहां पे अलोंग कर रहा है, कहां पे लाई कर रहा है, अलोंग वाई एक्सिस कर रहा है। तो इसकी फिगर मैं बनाता हूं, फिगर बनाने से हर चीज आसान हो जाती है इसमें। ये कैसे लाई कर रहा है, मैं आपको कलर चेंज करके बताता हूँ। ये ऐसे लाई कर रहा है ब्लैक कलर से, जो मैंने बनाया है बेटा, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल। देख रहे हैं आप, ये फिगर इसकी बनी है। अब हमें आगे क्या दिया हुआ है, अगर ये 2a है, हर साइड अगर 2a है बच्चे, तो ये क्या बन जाएगा, ये ओरिजिन हो गया O, तो ये A हो जाएगा, ये A हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा, और ये भी 2a हो जाएगा। हर साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या है, 2a है। मैंने ABC मार्क कर दिया इनके कोऑर्डिनेट को। अब हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। अब देखो ना, ये हाइट हो गई, तो वाई एक्सिस के ऊपर एक्स की वैल्यू जीरो होती है, होती कि नहीं होती। पहले मैं पाइथागोरस थ्योरम से ओ ए निकाल लेता हूं। तो अगर मैंने ओ ए निकालना है, तो ये बन जाएगा ए ओ का स्क्वायर इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ए ओ का स्क्वायर हमें निकालना पड़ेगा, हमें परपेंडिकुलर ये वाला मालूम नहीं है। ये 90 डिग्री होता है, वर्टिसेस तो हमेशा 90 डिग्री पे ही होती है। ओबी जो है ए का स्क्वायर आ गया, ये आ गया 4a का स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब हमें क्या, सॉरी गलत लिख गया मैंने ए ओ का स्क्वायर नहीं, ए बी का स्क्वायर आएगा पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली। ये देखो, ये बनेगा ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बी ओ का स्क्वायर प्लस ए ओ का स्क्वायर। अब ए बी का स्क्वायर हमें गिवन था 4a का स्क्वायर हो जाएगा, बी ओ का स्क्वायर हमें गिवन है ए का स्क्वायर, ए ओ का स्क्वायर हमें निकालना है। तो ये बन जाएगा बेटा ए ओ का स्क्वायर जो आ गया 3a का स्क्वायर आ गया, और अगर मैं ए ओ निकालूं तो ये बन जाएगा √3a। क्या बन जाएगा, √3a, मतलब ये लेंथ मुझे पता चल गई। अब कोऑर्डिनेट लेते हैं, बी का कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, कौन बताएगा बी का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा अगर ये कोऑर्डिनेट बनाऊं तो। एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू a आ गई, वाई की वैल्यू हाइट है ना। इधर क्या बनेगा नीचे, सी का कोऑर्डिनेट एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू -a आ गई। अब ए का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, ए का कोऑर्डिनेट बनेगा एक्स की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी निकली है, √3a। तो ये बन जाएगा √3a, और वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, 0 होती है। वाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। बस इतना आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, मैंने पाइथागोरस थ्योरम निकाल लिया, ए ओ की वैल्यू निकाल ली थी। कोई डाउट इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में, कोई डाउट है, काशवी समझ में आ रहा है। यस सर। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट व्हेन पी क्यू इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब हमें डिस्टेंस निकालना है जब पी क्यू क्या है, पैरेलल टू वाई एक्सिस है ना। तो इसकी फिगर बना के दिखाता हूं क्या कहना चाह रही है, क्योंकि फिगर बनती है तो चीजें थोड़ी ज्यादा समझ में आती हैं। अब हम पहले बनाते हैं, दो फिगर बनेंगी, एक पैरेलल टू वाई एक्सिस बनेगी और एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगी। तो सबसे पहले मैंने ये बना लिया, ये आपकी एक्सिस है बेटा। और पी क्यू जो गिवन है हमें पहले के पहले कंडीशन में क्या है, पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो ये बन गई पी क्यू। ये आपका पी है, ये आपका क्यू है। पी का कोऑर्डिनेट गिवन है x1 y1 और क्यू का कोऑर्डिनेट गिवन है x2 y2। अब मुझे एक बात बताओ, अगर पी क्यू पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो इसमें कौन सी वैल्यू इक्वल होगी? अगर पी क्यू सर X1 और चेंज हो X2। रही होगी, वाई की वैल्यू तो चेंज होती रहेगी, लेकिन कौन सी वैल्यू इक्वल होगी? एक्स। एक्स। तो अगर हम इसमें डिस्टेंस निकालें तो ध्यान से देखना, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या रहेगा, पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही बनेगा। तो x2 जो है वो तो x1 के इक्वल रहेगा, हमेशा एक ही लाइन पे रहेगा एक्स एक्सिस में। ये तो जीरो हो गया, तो आंसर क्या बचा, आंसर सीधा बचा पी क्यू की वैल्यू आ गई, फर्स्ट पार्ट करवा रहा हूं ये मैं। फर्स्ट पार्ट में पी क्यू की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट ऑफ y2 - y1 का होल स्क्वायर, जो कि आंसर बच गया y2 - y1, बस यही आ गया आपका। अब सेकंड केस देख लो। सेकंड केस में हमें बोल रखा है ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है। अब लाइन किसके पैरेलल है, अब लाइन किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के। अब इसको पी क्यू बनाते हैं, ये पी है, पी की वैल्यू क्या है x1 y1 और क्यू की वैल्यू क्या है बेटा x2 y2। अब मुझे बताओ ये लाइन पैरेलल है तो इसके कौन से कोऑर्डिनेट इक्वल हो गए, y1 इक्वल टू y2 हो गया इस केस में, क्योंकि देखो ना y की वैल्यू सेम रहेगी ना बेटा, x की वैल्यू तो है ही नहीं, x की वैल्यू चेंज होती रहेगी। x तो ऐसे चल रहा है, y की वैल्यू यही रहेगी जो यहां से पास करेगी लाइन, इसमें y सेम रहेगा। y सेम रहेगा तो इस केस में जो पी क्यू बनेगा वो बन जाएगा x2 - x1, x2 - x1। समझ में आ गई, अगर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो तो x2 - x1, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस हो तो y2 - y1। क्लियर है, क्योंकि इसमें y x की वैल्यू सेम रहती है, जीरो हो गई ये वैल्यू, इसमें y की वैल्यू सेम रहती है तो y की वैल्यू जीरो हो जाएगी डिस्टेंस फॉर्मूला में। ठीक है बेटा, कोई डाउट है क्वेश्चन नंबर 3 में? बोलते जाओ बेटा फास्ट थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस। अब एक्स एक्सिस पे अगर कोई भी, ये सब 10th क्लास के क्वेश्चन है जो मैं करवा रहा हूं आपको, एक्स एक्सिस का कोई भी पॉइंट है तो वो किस कोऑर्डिनेट में होगा बताओ, x0 होगा भाई। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, मैंने बोला एक पॉइंट ए है जो एक्स एक्सिस पे है, तो वो x0 नहीं हो जाएगा, क्योंकि y की वैल्यू तो एक्स एक्सिस पे जीरो होती है। अब ये इक्वी डिस्टेंस है, मिड पॉइंट फॉर्मूला मत लगा देना, मिड पॉइंट नहीं बोला है उसने, इक्वी डिस्टेंस बोला है। इक्वी डिस्टेंस है, सेम क्वेश्चन 10th में था आपका, 7,6 और 3,4 से। इसको मैं बी बना देता हूं, इसको मैं सी बना देता हूं। अकॉर्डिंग टू देम ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है। अगर ए बी ए सी के इक्वल है तो ए बी का स्क्वायर जो है वो ए सी के स्क्वायर के इक्वल है। स्क्वायर क्यों किया मैंने, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या आता है बताओ, डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या आता है, रूट आता है ना। तो रूट हट गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट गया। अब सिंपल फॉर्मूला बच गया, फॉर्मूला क्या बच गया, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर भी यही बनेगा, इधर इधर वाला बनेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसका x2 हम किसी को मान लेते हैं, 7 को मान लेते हैं, x को मान लेते हैं, जैसे मर्जी कर लो। तो ये बन जाएगा आपका 7 - x का होल स्क्वायर प्लस 6 - 0 6 का स्क्वायर, x2 3 - 0 का होल स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर, सॉरी गलत कर गया मैं, 3 - x का होल स्क्वायर आएगा, 3 - x का होल स्क्वायर
और 4 - 0 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 प्लस एक्स का स्क्वायर -14x प्लस 6 का स्क्वायर 36 इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस एक्स का स्क्वायर और माइनस 2 3 दा 6x, 2 3 दा 6x प्लस 4 का स्क्वायर 16। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 16 इधर आ जाएगा तो ये बन जाएगा -14x प्लस 6x इक्वल टू, ये बन गया बेटा 16 + 9 होता है 25, 49 और 36 इधर आ जाएगा -49 -36। क्लियर है? ठीक है ना बच्चे? क्लियर है? यहां तक कोई डाउट है? अच्छा। ओके, हाँ। तो ये क्या बन गया? ये बन गया 8x -8x। और ये क्या बन गया? ये बन जाएगा -16, -16। तो x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? माइनस से माइनस कर गया, 60/8। 60/8 को अगर हम सॉल्व करें 15/2 आ जाएगा। 4 से कट गया ये, 15/2। तो कोऑर्डिनेट हमें लिखने होते हैं, कोऑर्डिनेट बन गए 15/2, 0। तो जो ए के कोऑर्डिनेट थे एक्स एक्सिस वाले वो 15, 0 बन गए। सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला जो कि कंपेयर कर दिया, 9th क्लास में, सॉरी 10th क्लास में किया था हमने। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 5th। फाइंड द स्लोप, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन। एक लाइन है जो कि ओरिजिन से पास कर रही है। फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड लाइन सेगमेंट एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट joining the point इतना, which passes through the origin and the midpoints of the line segment joining the point 9। Find the slope of line। ओके जी, तो इसकी इक्वेशन बनाते हैं हम। कैसे बनेगी देखो, हमने पहले तो एक्सेस बना लेते हैं। ये फिगर बनाने से थोड़ी चीजें ज्यादा समझ में आती है, बस इसलिए बना रहा हूं और कोई यूज नहीं है इसका। अब ये लाइन है भैया जो हम मानते हैं इधर से पास कर रही है, एक लाइन है। और दूसरी जो लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक्सिस है आपके, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये लाइन है सपोज करो ए बी। इसके कोऑर्डिनेट आपको गिवन थे, जो कि हम बना लेते हैं। क्या क्या गिवन थे इसके कोऑर्डिनेट? 0, -4, तो 0, -4। और दूसरा कोऑर्डिनेट गिवन था 8, 0। और एक लाइन है जो इसके मिड पॉइंट से पास कर रही है, यहां से, और ओरिजिन से भी पास कर रही है। ध्यान से देखो, ओरिजिन से भी पास कर रही है और मिड पॉइंट से भी पास कर रही है। ओरिजिन से पास करी है तो एक पॉइंट तो 0, 0 हो गया, और इसके मिड पॉइंट से पास करी है, मिड पॉइंट को मैं सी बना लेता हूं। ठीक है जी। अब हमें क्या बोला गया है? फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन। जो ओरिजिन से पास कर रही है और इसके मिड पॉइंट से पास करी है, हमें इसकी स्लोप निकालनी है। पहले हम स्लोप ऑफ ए बी निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ ए बी, सर ने क्या फॉर्मूला सिखाया था स्लोप ऑफ ए बी का? स्लोप का एम, एम बताया था, तो मैं इसको M1 मान लेता हूं। पहली वाली लाइन है, पहली वाली लाइन की स्लोप को मैं M1 मान लेता हूं। स्लोप का फॉर्मूला अगर एंगल ना गिवन हो तो कौन किसको याद है? मैंने बताया था भाई, कौन बताएगा? y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। याद आया? y2 मतलब किसी को भी ले लो, -4 को ले लो, -4 - 0। अगर y2 इसको लिया है तो x2 भी इसी को लेना पड़ेगा। ठीक है, अब x2 हमने 0 को ले लिया, तो 0 - 8। आंसर बन गया -4/-8। आंसर क्या बन गया? 1/2। इसकी स्लोप 1/2 आ गई। ठीक है बेटा। अब ये इसका मिड पॉइंट है। नहीं, हमें इसकी स्लोप की जरूरत ही नहीं थी, सॉरी। अगर हमें स्लोप निकालनी है विच पासे, अच्छा हमें स्लोप निकालनी है इस वाली लाइन की, सी डी की स्लोप निकालनी है। ये वाली, इस वाली लाइन की हमें स्लोप निकालनी है। ठीक है, तो मैं इसको पॉइंट दे देता हूं ई और एफ। हमें ई एफ की स्लोप निकालनी है। मेरे को लगा हमें ए बी की स्लोप निकालनी है, तो ये ई एफ पॉइंट दे देता हूं। तो हमें ए बी की स्लोप की जरूरत नहीं है बेटा, नो नीड। हमें ए बी की स्लोप की जरूरत नहीं है, हमें ई एफ की स्लोप निकालनी है जो कि मिड पॉइंट से जा रहा है। तो हम एक काम करते हैं, हम सी के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। अब सी का कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका क्या होता है? मिड पॉइंट का फॉर्मूला याद है किसी को? x1 + x2 ÷ 2, मतलब 0 + 8 ÷ 2। याद आया? 10th क्लास में किया था हमने। दूसरा, -4 + 0, -4 + 0 ÷ 2। 8 + 4/2 कितना होता है बच्चों, बताओ? 8/2 कितना होता है?
4 हो गया। ये कितना हो गया, -2 हो गया। तो सी के कोऑर्डिनेट आ गए आपके पास। सी के कोऑर्डिनेट आ गए, एक के कोऑर्डिनेट गिवन है, अब स्लोप निकालनी है इसकी। तो स्लोप हो गई m। फॉर्मूला क्या बताया मैंने, y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। अब y2 कितना है, अब एक इसके कोऑर्डिनेट निकल गए 4, -2। ये हो गए x1 y1, ये हो गए x2 y2। तो y2 आप इसको मान लो, -2, -0, मतलब ये y2 है, ये y1 है। 0, 0 x1 y1 है। 2 पॉइंट चाहिए होते हैं ना स्लोप निकालने के लिए, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। अपॉन में x2 कितना है, 4, 4 - 0। तो -2 डिवाइडेड बाय 4 कर दो, कितना आ जाएगा बेटा, बताओ। 2 से 4 गया, -1/2। तो स्लोप कितनी आ गई इसकी, -1/2। ओके। ठीक है बेटा, पहले हमने मिड पॉइंट निकाल लिया सी, फिर हमारे पास 2 पॉइंट फॉर्म आ गया। 2 पॉइंट फॉर्म से स्लोप का फॉर्मूला ये रहा, उससे हमने स्लोप निकाल ली। कोई डाउट है बेटा, फास्ट यस नो बोल दिया करो। कोई डाउट है किसी को, श्रेया? नो सर नो। सर। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम प्रूव दैट दीज आर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल। ए हो गया आपका 4, 4, बी हो गया आपका 3, 5, और सी हो गया -1 माइनस, ये सी हो। अब आपको मैंने बताया था, अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हो, एक की स्लोप m1 है, एक की स्लोप m2 है, परपेंडिकुलर वाला कंडीशन आता था m1 × m2 = -1। तो अगर हम ये प्रूव कर दें कि इनमें से दो की स्लोप आपस में परपेंडिकुलर है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। हम पहले ए बी निकाल लेते हैं, फिर हम बी सी निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले मैं ए बी की स्लोप निकाल लेता हूं। ए बी की स्लोप मैंने m1 मार्क कर ली, ये स्लोप मैं निकाल रहा हूं ए बी की। फॉर्मूला आपको अभी अभी बताया है मैंने, y2 - y1 x2 - x1। y2 मैंने 5 को ले लिया, -4 अपॉन में x2 मैंने 3 को ले लिया, -4। 5 - 4 कितना होता है, -1। 3 - 4 कितना होता है, -1। 1 आ गया। अब मैं स्लोप बीसी की निकाल रहा हूं, बीसी की, उसको मैंने m2 ले लिया। तो m2 की स्लोप का फॉर्मूला फिर से वही, y2 - y1 अपॉन में x2 - x1। तो y इस बार मैं -1 को लूंगा, और y1 मैं 5 को लूंगा। ध्यान से करना, कोऑर्डिनेट गलत हो जाते हैं। -1 -3, ऊपर बन गया -6, नीचे बन गया -4। माइनस से माइनस कट गया, कितना बन गया, 6/4 इज 3/2। प्रोडक्ट तो -1 नहीं नजर आ रहा है। तो मैं एक एक और रह गई हमारी लाइन, कौन सी रह गई, ए बी निकाल ली, बी सी निकाल ली, अब ए सी निकालूंगा। तो एसी की स्लोप मैंने m3 ले ली, एसी की स्लोप मैंने m3 ले ली। एसी निकालना है तो y2 - y1, y2 है -1, -4 अपॉन में -1 -4, कट गया सारा, 1 आ गया। 1 आएगा, -1 आएगा, 5 - 4 3। यहाँ पे +1 आ रहा था, ये -1 आ, ये -1 आ रहा था, और ये 1 आ गया बेटा। तो इससे हमें पता चल गया प्रोडक्ट ऑफ m1 एंड m3 इज -1। करके देख लो, m1 का आंसर -1 आया है, m3 का आंसर 1 आया है। दो की तीनों लाइनों की स्लोप निकाली है, कौन सी तीन लाइन, एक बार AB की निकाली, एक बार BC की निकाली, और एक बार AC की निकाली। तो तीन लाइनों की स्लोप निकाल ली, तीनों में से किन्हीं दो का प्रोडक्ट 1 आना चाहिए, -1 आना चाहिए। आ रहा है, -1 × 1 इज -1। तो इससे पता चल गया AB जो है वो परपेंडिकुलर टू AC है, राइट एंगल एट ए है। तो यस, इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके। स्लोप निकाल के करना है, अब आपने पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो बेटा। द स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। देखो फिर से फिगर बना के समझाता हूं। ये एक्सिस है, एक लाइन है जिसकी स्लोप क्या है, 30 डिग्री है। किसके साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के साथ। तो अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के साथ है, क्या बेटा, ये ये वैल्यू है। बेटा म्यूट कर लो, सार्थक म्यूट कर लो बेटा।
ओके सर। ये आपका 30 डिग्री है। ध्यान से पढ़ना, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के साथ बोला गया है। अगर ये 30 है बेटा, तो ये एंगल कितना होता है? अगर ये अपोजिट एंगल 30 डिग्री है, ध्यान से सुनना जरा, ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो जाएगा। ये देखो, ये वाला वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा बताओ? 30। 30 डिग्री। और ये कितना होता है, ये वाला एंगल? 90 डिग्री। 90। मैं फिर से बड़ी फिगर बना देता हूं, देखो थोड़ी सी, अगर नहीं समझ में आ रहा तो। ये देखो, ये 30 डिग्री है, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल 30 डिग्री हो गया। ये 90 डिग्री है कि नहीं? ये 90 डिग्री है। तो ये एंगल बचा हुआ कितना आ गया? 60। 60 डिग्री। वेरी गुड। ये 60 डिग्री आ गया। ये एंगल कितना हो गया? हमेशा स्लोप निकालने के लिए 120। क्या करना होता है? ये 120 डिग्री हो गया। तो मतलब टेन थीटा की जो वैल्यू है, 10 120 डिग्री हो गई। अब 10 120 डिग्री को हाउ कैन वी राइट? 10 180 - 60 डिग्री। अब 180 पे क्वाड्रेंट चेंज नहीं होता है, ट्रिग्नोमेट्री लगेगी। तो टेन थीटा का टेन थीटा रहेगा, 180 डिग्री पे क्वाड्रेंट चेंज नहीं होता है। लेकिन कौन से क्वाड्रेंट में रह जाएगा 180 - थीटा में? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में टेन की वैल्यू क्या होती है बताओ? नेगेटिव की पॉजिटिव? अब तो नेगेटिव। नेगेटिव। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव आ जाता है, तो -10 बन जाएगा ये। अब 10 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। तो स्लोप √3। कितनी आ गई? -√3। स्लोप कितनी आ गई? -√3। ठीक है बेटा, इस तरह निकालते हैं। ध्यान से पढ़ना, ये एक्स एक्सिस के साथ दिया नहीं, दिया हुआ था, वाई एक्सिस के साथ दिया हुआ था, इसलिए 120 डिग्री बनाए ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। विदाउट यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। अब आपको चार क्वाड्रेंट गिवन है। ए गिवन है -2, -1। बी गिवन है 4, 0। सी गिवन है 3, 3। डी गिवन है -3, 2। डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल के पैरेललोग्राम नहीं प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है स्लोप निकाल के। पैरेलल लाइन की स्लोप क्या होती थी? m1 = m2। याद आया? पैरेलल लाइन होती है तो स्लोप इक्वल हो जाती है। हम पहले स्लोप ऑफ ए बी निकालेंगे। हम स्लोप ऑफ ए बी निकालेंगे बेटा, m1 मार्क कर देते हैं। स्लोप ऑफ बी सी निकालेंगे, m2 मार्क कर देते हैं। स्लोप ऑफ सी डी निकालेंगे, m3 मार्क कर देते हैं। स्लोप ऑफ ए डी निकालेंगे, m4 मार्क कर देते हैं। अगर किन्हीं दो की स्लोप ऑपोजिट, दो दो की स्लोप इक्वल आ गई, मतलब m1 m3 के इक्वल आ गया, ठीक है, और m2 m4 के इक्वल आ गया, तो यस इट इज अ पैरेललोग्राम। लेकिन अगर सिर्फ एक पेयर आएगा इक्वल, दूसरा नहीं आएगा, तो नो इट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। चारों स्लोप निकालना, और स्लोप निकालने का फॉर्मूला y2 - y1 में x2 - x1। याद आया स्लोप निकालने का फॉर्मूला? y2 यस। -y1 में x2 - x1। इस फॉर्मूला से स्लोप निकाल लेना। और उसके बाद जो इक्वल नहीं आ रहा है, आएगा ही आएगा, पैरेललोग्राम बनेगा ही बनेगा, मैं पहले बता रहा हूं, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा जब दो दो की स्लोप इक्वल आ जाएगी। पैरेललोग्राम में पैरेलल लाइन की स्लोप इक्वल होती है, हो गया काम। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 8 इज अवर लास्ट क्वेश्चन।